अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों आपकी नज़र से भी एक ख़बर गुजरी होगी कि फैसलाबाद के निवाह में एक बारात को इसलिए वापस जाना पड़ा कि लड़के की तालीम ज़ीरो थी और बताया गया था कि वो इंजीनियर है। इसी मसले को समझने के लिए आज हमने हस्बे हाल में एक महफिल सजाई है जिसमें दुल्हन, दुल्हन का बाप, दूल्हा और दूल्हे का बाप और मेरे सामने तशरीफ़ रखते हैं एक मैरिज ब्यूरो के मालिक और बाएं हाथ और हाँ मैरिज ब्यूरो ही होता है। और रब जानदा जी ऐसा फस गया जी इस कारोबार च पै के जुनैद साहब। आप अपना तारुफ खुद करवा दें। ओ जनाब 12.5 करोड़ रुपया लगा के तो ये बनवाया शादी हॉल। अच्छा, ये है शादी हॉल के मालिक। हाँ, बेटा बड़ा होता है ना जी ऑस्ट्रेलिया। हाँ, उधर उसने अल्लाह के फजल से पैसे बड़े कमाए, बहुत आगे गया वो। अच्छा, जुनैद साहब बड़ा मेहनती है। अभी तो ऑस्ट्रेलिया के आगे कोई मुल्क नहीं है, नहीं तो उसने और आगे जाना था। बड़े पैसे उसने कमाए। उसने फिर मुझे कहा अब्बा जी ऐवे ये आप फैक्ट्री की नौकरी करते फिरते हैं, छोड़े इसको, शादी की तरफ आए। अच्छा, ओ मैं नहीं पुत्र, मां तेरी डाडी है, हमें बिस्तरा करे मेरे। वो कहता नहीं जी अपनी शादी नहीं, मैं शादी हाल की बात कर रहा हूँ। ये जो शादियां करने वाली होती है ना जी, ये हाल वो बनाएगा। मैंने कहा ठीक है पुत्र। जुनैद साहब 12.5 करोड़ रुपया लगाया शादी हाल पे, 8 कनाल जमीन पे बनाया। ये 12.5 करोड़ आपने शादी हाल पे लगा दिया है। 12,500 रुपए की सर्जरी करा के आवाज तो ठीक करवा ले। शाबाश, शादी हाल से तो मैं पैसे कमा रहा हूँ, तो आवाज ठीक करा के मैंने कौन सा इस उम्र में केस रिकॉर्ड करा लेनी। कौन सा शादी हाल है, कौन सा 12 करोड़ तुमने उस पे लगा दिया है। जुनैद साहब, मैं अपनी बच्ची को ब्यूटी पार्लर से लेकर आया हूँ और आके लिफ्ट में हम दोनों ऊपर जाने के लिए बस खड़े हुए हैं। 1.5 घंटा हो गया, लिफ्ट नहीं खुली। तो इसमें मेरा क्या कसूर है जुनैद साहब? जापानी लिफ्ट है, बटन थोड़े से ऊंचे है। ये इड्डा को बेचारा है, उछल उछल के बटन दबाता रहा, वो नहीं चली। इसमें अब मेरा क्या कसूर है? आप जहाँ जाए भाई जी साथ एक छोटा सा स्टूल रखा करे। शादी हाल तो अल्लाह के फजल से पूरे इलाके में ऐसा किसी ने नहीं बनाया। पता नहीं किथे इन्होंने 12.5 करोड़ लाता जी हाल ते। इको ही गार्ड मैरिज की वर्दी पाई उन्हें, वो भी परा बह के चौल खाने आ कदम। आज तो एक ही गार्ड होता है दरवाजे के आगे, और 10-15 कदली खिलार दिया। तू आओ थे ब्याह करने वाला या फायरिंग करने वाली? चलो जी कोई गार्ड होवे, दूल्हे दा प्यो हाल च बड़े तूने सलूट तो मारना गार्ड इंज करके। ओ यार चलो माफ कर दो भाई जी। जुनैद साहब मैंने गार्ड को सख्ती से कहा हुआ है कि मांगने वाला कोई भी हाल के अंदर ना आए। उस बेचारे को भुलेखा लगा जो ने इन्होंने ढक लिया। मैं उन्हें बाद चो झाड़िया, मैं कहा हमारा मोअज़्ज़ज़ मेहमान है, दूल्हे का वालिद है, चलो माफी दे दो जनाब। बिल्कुल झूठ। मेरे हाथ से जुनैद साहब एक 20 वाली कापी सी, एक 10 वाली कापी सी। ओए ये तो इधर छक पे है, घोड़े पिछों मंगदा है। नवे नोट मंगने वाले होंदे ने, दूल्हे दे प्यो को होंदे नवे नोट। और चलो जनाब माफ कर दे, गलती हो गई है। हमने कोई 12 करोड़ रुपया शादी हाल पे लड़ाई झगड़े के लिए तो नहीं लगाया। चलो शुक्र है 12.5 करोड़ तो 12 करोड़ तो आए, 50 लाख कढ़ाता है। 50 लाख हले सरी वाले का देना है ताकि हले मैं भूल जाता। पता नहीं कहां 12.5 करोड़ रुपया लगाया आपने। जिस आईने कभी आगे खड़ा हुआ टेढ़ा ही नजर आया हूं। भाई जी तुम ब्याह दे आए हो या कटिंग कराने आए हो? अंदर वाले सीधा दुकानदारी राह शीशे वेला फिरना है। अल्लाह ने जुल्फे दी हैं तो देखूं भी ना। किसी दिन तेनू अल्लाह ने धक्का देना तो तू सीधा कबर च जाना। भाई मुझे दुल्हन के साथ तो बिठाए ना। ओए, ये हसरत लेके तुम वापस ही जाओगे? क्यों ऐसा क्यों है यार? वो दूल्हा है, दुल्हन के साथ बिठा दें उसको। हाय कैसा दूल्हा जी, फ्रॉड है ये, फ्रॉड। ये मैरिज ब्यूरो वालों ने बताया था कि इंजीनियर है लड़का। अब जब दस्तखत करने की बारी आई तो अंगूठा छाप निकला। ओए इन मैरिज ब्यूरो वालों को जरा भी खौफ खुदा नहीं है कि आपका जरा सा झूठ खानदान के खानदान तबाह कर सकता है यार। जनाब साहब इन्होंने को कोटदा भी नहीं फड़ के। ज्यादातर हुंदे भी खुसरे ने, लोग आंदे ने खुसरे दी बददुआ ही ना लग जाए। भाईजान मेरे सामने इस बच्चे ने मोबाइल खोलकर बैटरी साफ करके मोबाइल को अच्छे तरीके से बंद किया और मैंने समझा कि ये आईटी का इंजीनियर है। अब देखो ना जुनैद साहब क्या मत मारी हुई है।
और सिर्फ फूड की बैटरी लगाई है इसके सामने तो उसे इंजीनियर समझ रहा है। ये जनाब है खुसरे होते ही नाजुक मिजाज ने, इनके ऊपर तो कोई पानी वाली बंदूक है फायर करे तो बेहोश हो जाते हैं। और ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी कि हमें बर वक्त पता चल गया, वरना मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जानी थी। अब भाई जिन्नी देर झगड़ा हो रहा उन्नी देर ते दुल्हन को भाओ ना। ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਂਟੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖੋ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਚਲੋ ਜੀ ठीक है, मेरी तरफ से मुंडा भावे दहशत गर्द निकला है, मुझे क्या, मुझे तो मेरा जो खर्चा हुआ है जुनैद साहब इन्होंने बुक रहा है मेरा हाल, वो मुझे पेमेंट करे, ये लड़की के वाले से कहे जी पेमेंट करे, मेरा सारा नुकसान बहुत बड़ा हुआ। भाई साहब जब शादी नहीं हुई तो पेमेंट किस चीज की हम करें? और तो जब मैंने 300 बंदे का खाना पकाया हुआ है वो मैं बैठ गया दस्तरखान में दे आऊं जाके। भाईजान 300 बंदे के खाने का आप फिक्र न करें, मैंने कल से खाना नहीं खाया हुआ। लो जी रोटी थोड़ जानी चाहिए, और रोटी थोड़ गई तो फिर झगड़ा शुरू हो जाना है। जुलैद साहब पहले इन लोगों ने हाथापाई और तोड़ फोड़ की है, मेरे हाल का जो एंट्री गेट है उसके सारे शीशे तोड़ आए हैं। हाथापाई भी हुई है? जी कोई ऐसी वैसी, इन लोगों ने तो मुझ जैसे मोअज़्ज़ज़ आदमी को भी धक्के दिए हैं। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि पास फूलों वाला गुलदान पड़ा हुआ था, हमने उसमें घुस के जान बचाई। जुलैद साहब तो ही कह रहे हैं फूलों वाले गुलदान में घुसे हैं तो जान बची है। ये बात से मैंने खुद देखा है, गुलदान के विचों बेचारे में खड्डे सलमान। आपको पता है शादी में बच्चे शरारती हुए होते हैं, एक बच्चे की नजर पड़ गई है, उसने मुर्गे वाले सालन में से शोरबे की डोई मार के तो गुलदान में डाल दी, ये लता भी सड़ गई है बेचारे की। दिखाएं क्या झड़ दियो एक चीज नहीं बहार डाली थे क्यों हुआ आपने? अब्बा जी ये गल तो कितनी देर हो नहीं मुकनी, मैंने तो दुल्हन नाल भाओ। ਤੂੰ ਦੁਲਹਨ ਨਾਲ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਹੈਂ? मैंने समझा लिया मैं चंड मार देनी हूँ। ਚੰਡ ਮਾਰ ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਊ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਚੰਡ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। भाग के देखो और कोई ना दी पुरानी वाकफियत ही निकला है। या वैसे ही दुल्हन को तरस आ जाए। मैं तो लानत भेजती हूँ इस पे। एक मिनट ठहर जाए यार, अगर आपका निकाह ही नहीं हो रहा तो आपको साथ दुल्हन के किस चक्कर में बिठा दें? फेसबुक वास्ते एक सेल्फी बना लवा, नहीं तो यार दोस्त मजाक करेंगे। तेरी ऐसी तैसी। Shut up, सेल्फी। जुनैद साहब इस इतने बड़े सहने का जिम्मेदार ये एक अकेला शख्स है। मैंने अपने बच्ची को तालीम इसलिए दिलवाई थी कि एक अनपढ़ शख्स के साथ रुखसत कर दूं। अनपढ़ मत कहना मेरे बेटे को, मैं अपने बच्चे को डिसिप्लिन लेने भेजता हूँ, डिसिप्लिन लेके आता है। जुनैद साहब आप भेज के देखें किसी अनपढ़ को, उसे पैरासीटामोल लेने भेजेंगे वो खुश्क आलू बुखारा ले आएगा। अच्छा एक मिनट ये बताएं कि अगर आपका बेटा इंजीनियर नहीं है तो करता क्या है वैसे? और नहीं जुनैद साहब है तकरीबन इंजीनियर ही है। अब वाले ने तो मुंडे का दसन दिया सी कि वेला नहीं रहिंदा, गली चो खाली जूस वाले डब्बे इकट्ठे करके तो उन्होंने पटाखे चलाउंदा रहिंदा नहीं। ये कौन सी इंजीनियरिंग है जी? ਬਾਊ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, 12 ਦੇ 12 ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਪਟਾਕਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਵਰਨਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਫੋਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਦਾ। जैसे आपका बेटा फोका निकला मान लें। ए भाई जी आ बाद चो पटाखे पटूके चलाते रहना, ओ मैनू पहले मेरा बिल ते दे छड़ो। यार ये उनकी बात तो ठीक है ना कि झगड़ा आपका आपस में है, उनका जो खर्चा हुआ है जो बिल बनता है वो तो देना उसको। अबे और की जुनैद साहब, मैनू ते मेरा पुत्र आस्ट्रेलिया तो 30 तरीक नू फोन करके हिसाब लईदा जे। हाँ जी उन्होंने तो पहले मेरे ते शक के ओदे बाद मैनू कुछ कहता नहीं। नहीं उसको शक इतना क्यों है? ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਫੂਡ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਆ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਕੀਤੀ। ਉਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਏ। अबे ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਹੈ? वो दूजा ब्याह करी जा रहे ने, मेरा तो पहला है, मैनू तो दुल्हन ना भाओ जी। चुप! सारी इज्जत का बेड़ा गर्क कर दिया झूठे लोग। तो तुमने कौन सा सच बोला है? इन्होंने कहा था हमारी बच्ची ने टेक्सटाइल डिजाइनिंग का कोर्स किया है, वो बाद में पता चला सराहना तो तोते बना दीजिए। चलो कुछ ना कुछ तो हुनर है बच्ची के हाथ में। हाँ बच्ची के हाथ में हुनर है, इसके पैरों में हुनर है। हाँ जी हाँ जी, रिश्ते कराल का काम बैठा हो तो नच के पैसे कमा लेते। जुनैद साहब रोके इन लोगों को, ये जिस बच्चे को बातें कर रहे हैं ना, अनफॉर्चुनेटली बसंत बंद हो गई है, वरना मेरा बेटा इतनी तेज पिना करता है ना, इतनी तेज। अबे
पिन्ना लपेटदा देर हो जानी है मेनू तो दुल्हन दबाओ बकवास बंद करो तुम अपनी, घटिया आदमी। अभी मेरे पास स्टेज पे आके बैठा ही था, मुझे क्या कहता, तीनों की नहीं सलामियां हुई ने। मैं एडा भी पतेज नहीं हाँ, तू मैनू दसदी ना ते मैं भी तेनू अपनी सलामियां दस देनियां सी। दसा तेनू मैं अपनी सलामियों का हिसाब करी जाते हो, मैनू तो मेरी फीस दियो। तुम्हें किस चीज की फीस, तुम्हें तो जुर्माना होना चाहिए। तुम्हारे एक झूठ की वजह से ये सारा फसाद बरपा हुआ है। जी जी बिल्कुल, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। मैंने आज तक जितने भी रिश्ते करवाए हैं इस बात पे पहुंचा हूं कि जिन रिश्तों की बुनियाद झूठ पे रखी जाए वो कभी कामयाब नहीं होते। सीधी बात है। हाँ जी। ओ भाई तू निकाह करवाना है वे साडा हेडमास्टर ना बन। ना यार, बात तो वो ठीक कर रहे हैं ना मौलवी साहब, ऐसे ना करें। ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਗਲ ਬੇਲਾ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? फैसला क्या? ਉਹ ਜਨਾਬ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ बैठे हुए हैं, जब हाल बुक कराने आए थे उस वक्त चाह चाह कर रहे थे कि सारे शहर में मेरी इज्जत है, कोई शय खराब नहीं होनी चाहिए। पैसे मैं नहीं, पैसे ये, और तुम तो इधर मरो, ये देगा पैसे जिसने मेरा इतना नुकसान करवाया है। मैं क्यों दूंगा? शादी वाले दिन आपने देने हैं, हमने तो वलीमे वाले दिन देने हैं। वाह 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 वाह, देखो कैसा बेशर्म आदमी है। ਉਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹਲੇ ਝਗੜਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਲੀਮਾ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ। भाई जे मेनू दुल्हन को नहीं पाना ते इन्हां नूं आखो कि दुल्हन नूं मेरे को पा दियो। ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਔਖਾ ਕੰਮ ਦੱਸਣ ਡਿਆ। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। भाईजान, आज मैं एक इंतहाई नाजुक और हसास मसले को अपना लम्हा फ़िक्रिया बनाना चाह रहा हूँ अल्लाह रहमत करे कि हमारे यहाँ ये पै दर पे कई ऐसे वाक़यात सामने आए हैं कि मदारस में हिफ्ज़ के बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, बल्कि कहना चाहिए कि बाज़ औक़ात तो वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया, बल्कि सॉरी टू से बाज़ दफ़ा तो वहशियाना से भी कोई ज़्यादा सख्त लफ्ज़ है वो इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अभी चंद रोज़ पहले आपने देखा होगा कि रावलपिंडी के एक मदरसे में कारी साहब ने एक बच्चे को बाकायदा छत से उल्टा लटका कर, किसी मतलब ऐसे आदि मुजरिम को भी पुलिस इस तरह तशद्दुद का निशाना नहीं बनाती जिस तरह वो कारी साहब बच्चे को तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। तो इसके नतीजे में जो एक अजीबो गरीब सूरत सामने आ रही है वो ये है कि बाज़ लोग मुंह फाड़ के हिफ्ज़ ही की मुखालफत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो ये कहना शुरू हो गए हैं आहिस्ता आहिस्ता, मतलब सर उठा के कहना शुरू हो गए कि जी हिफ्ज़ का तसव्वुर ही गलत है। असल में दाएं बाएं दूसरी तरफ उनको मालूमात नहीं है ना कि बहुत बड़े बड़े अच्छे मदरसे और बड़ी बड़ी खूबसूरत अब ये बन गई हुई हैं ऐसी अकेडमियां जहाँ पे हिफ्ज होता है और बड़े रिजनेबल तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए। अब अगर मदारस की बात की जाए तो मदारस बेचारे हमारे यहाँ एक जो इस वक्त कमो बेश 30-40 लाख बच्चों का बोझ उठाए हुए हैं हमारे यहाँ मदारस। एक अंदाजे के मुताबिक जो रजिस्टर्ड मदारस की तादाद है वो 30,000 के लगभग है, जिसमें कमो बेश 28 लाख बच्चे यानी दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, ठीक है। और एक इल्ज़ाम जो हम बिल्कुल आंखें बंद करके लगा देते हैं वो ये कहते हैं कि जी सारे मदारस जो है वो तशद्दुद की तालीम दे रहे हैं, वायलेंस की तरफ लेके जा रहे हैं। ये ऐसा भोंडा इल्ज़ाम है कि हमारे इंतहाई जो हसास इदारे हैं वो भी कहते हैं जी कि इन 30,000 मदारस में से मैक्सिमम 100 मदारस ऐसे हैं जिनकी तालीमात में या जिनके माहौल में या जिनकी मैनेजमेंट में कोई तशद्दुद के रुझानात पाए जाते हैं। मैक्सिमम 100 है और उन 100 को भी अब काबू में करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें अच्छी बात यह है कि ख़ुद मदारस की इंतज़ामिया जो एक अरसे तक रिलक्टेंट थी कि जनाब हम हुकूमत की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, अब वो भी खासी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं और फ्लेक्सिबल हैं। वो अपने मदारस के हिसाब किताब देने के लिए तैयार हैं, आमदन का हिसाब, अपने सिलेबस का हिसाब किताब अंदर आने देते हैं, दिखाते हैं सारा कुछ कि ये हमारे बच्चे तालीम हासिल करें। लेकिन अभी भी सच्ची बात यह है कि इस ज़मन में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। लेकिन प्रॉब्लम ये है यार कि इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है सोशल मीडिया के हवाले से वो यही है कि हिफ्ज़ के दौरान
तशद्दुद के वाक़यात। हाँ। ये वाक़तन एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। बिल्कुल। हमारे यहाँ जैसा तुम कह रहे हो कि ऐसे मदारस की भी कमी नहीं है जो बहुत आसान अंदाज में दौरे जदीद के तकाज़ों के मुताबिक न सिर्फ ये कि बच्चों को मतलब तशद्दुद से गुरेज करते हैं, बल्कि उन पर कोई मतलब अनड्यू वजन भी नहीं डालते कि जनाब कोई नफसियाती दबाव डाल के उनको हिफ्स की तरफ माइल किया जाए या हिफ्स करवाया जाए। बहुत आसान अंदाज में, साइकोलॉजिकल अंदाज में उनके तमाम जो एक जैसे दूसरी तालीम हासिल करते हुए बच्चे का ख्याल रखते हैं। स्कूलों के अंदर, अंग्रेजी स्कूलों के अंदर जैसे लिबरलिज्म सो कॉल्ड पाया जाता है, उससे ज्यादा, चूंकि इस्लाम में तो सबसे ज्यादा लिबरलिज्म और बड़ी मोहब्बत है इस्लाम में, वैसे ही अब ये जो कुरान शरीफ की हिफज अकेडमियां हैं या स्कूल हैं, वहां पे बहुत अच्छे लिबरल तरीके से बच्चों को लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ये जो एकेडमीज हैं या हिफ्ज करवाने के जो जदीद इदारे सामने आए हैं, इनका ताल्लुक जो है वो ज्यादातर आपको पाकिस्तान के 2-4 बड़े शहरों में इनका वजूद नजर आता है। छोटे शहरों में वही मदारस ही हैं। जिसने भी अपने बच्चे को हिफ्ज करवाना है या वो मस्जिद में भेजेगा या वो मदरसे में भेजेगा। छोटे शहरों के मास्टर सिर नु तेल ला लेंदे ने, उन्हां दी मत मारी और जाके गुस्सा बालां ते कढ दे। लेकिन अब ये जो मदारस के जिम्मेदारान हैं, जैसे इत्तेहाद तंजीमात मदारस है, जो जितनी भी बॉडी है मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स की जो मदारस को कंट्रोल करती है, उनकी एक हेड बॉडी है। तो इत्तेहाद तंजीमात को चाहिए कि वो इंतहाई सख्त कोई लाहे अमल वज़ा करे, कोई कवानीन वज़ा करे कि आइंदा के बाद अगर हमने किसी भी हवाले से, सिर्फ बच्चों पर तशद्दुद के हवाले से नहीं, कोई भी अब्यूज़ वहाँ पे होता है, किसी भी किस्म का अब्यूज़ होता है, तो हम इंतहाई सख्त एक्शन लेंगे। लेकिन आम तौर पे सच्ची बात है, देखा ये गया है कि जैसे ही किसी मस्जिद में, मदरसे में ऐसा कोई वाक़या सामने आता है, तो बाय दिस वे और दैट वे आम तौर पे जो मदरसे की या मस्जिद की इंतज़ामिया है ना, वो कारी साहब को बचाने की कोशिश करती है। उसको बचाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जब आपको भी ये पता है कि कारी साहब बच्चों को मारते हैं, तो शुरू में ही रोकें। ये वो दौर नहीं है जब, अच्छा आप आम तौर पे मैंने ये देखा है कि जब किसी मदरसे में किसी बच्चे को हिफ्ज के दौरान या दीनी तालीम के दौरान मारा जाता है ना, तो उसके माँ बाप जो हैं जब वो एहतजाज करते हैं जाके कि आपने बच्चे को मारा है, तो कारी साहब आगे से जवाब देते हैं कि जी मैंने भी ऐसे ही पढ़ा था, अगर पढ़ाना है तो पढ़ा लें। ये गलत रवैया है। आपने जब पढ़ लिया सो पढ़ लिया। उसका एक बड़ा अच्छा तरीका ये है कि कारी साहब का कहें कि आप फिर दोबारा पढ़ो। पहले पढ़िया सी ना जी, नहीं ठीक पढ़िया, दोबारा पढ़ो तो किसे लाइट मूड वाले स्कूल च पाते हैं। वो अपनी महरूमी का भी बदला देते हैं ना, अपने जो अंदर उनकी एक फ्रस्ट्रेशन होती है, जिस तरह उन्होंने पढ़ा होता है वो उसी तरह पढ़ाने की कोशिश करते हैं। है हर तरफ, जहां जहां भी आपको इस तरह की बदतमीजी या तशद्दुद या जुल्म नजर आता है, वहां पे फ्रस्ट्रेशन है और कुछ भी नहीं। अब ये देखो इस सूरत हाल का या इस रवैये का नतीजा क्या निकल रहा है। बड़े अजीब व गरीब, नाकाबिले यकीन किस्म के आदाद शुमार हैं कि पिछले 7 माह के दौरान मदारस में तशद्दुद के 1000 के लगभग वाक़यात पेश आ चुके हैं। 1000 में से मेरा ख्याल है कि ज़्यादा से ज़्यादा 100 होंगे ऐसे वाक़यात जो सोशल मीडिया पे या मीडिया पे नज़र आए। लेकिन कुल तादाद जो है वो 1000 के लगभग है 7 माह के दौरान सिर्फ। जी, ये जो मैंने कुछ देर पहले फ्रस्ट्रेशन की बात की है, जी, वो हर शोबे में, हर इंसान में पाई जा रही है। और फ्रस्ट्रेशन जो है वो सिर्फ महरूमियों की वजह से, अपनी आप पिछली जिंदगी में जो महरूमियां आपके मत्थे लगी हैं, उसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेशन से भर जाते हैं। ये जो हर दूसरे दिन ये अस्पतालों में आपको वाकयात मिलते हैं तशद्दुद के, डॉक्टरों को मार पीट के लोग पता नहीं किस तरह अपना गुस्सा निकाल रहे होते हैं, उसी कड़ी का एक वाकया कल एक अस्पताल में नजर आया है। अस्पताल है कोट ख्वाजा सईद, वहां पे जुनैद यार को मरीज लेके आए हैं। वो मरीज उधर उन्होंने फटाफट उसको कहीं वेंटिलेटर ये वो भी लगाया है, उसके बावजूद वो मर गया है। उन लोगों ने तोड़ फोड़ के साथ डॉक्टरों को इस कदर मारा है कि एक डॉक्टर बेचारा खौफजदा होके, जिस तरह वो मार रहे थे, जिस तरह तशद्दुद कर रहे थे, उसने ऊपर वाली मंजिल से छलांग लगा दी, उसकी टांग टूट गई है डॉक्टर की। यार किस तरफ हम चल पड़े हैं। और ये वो लोग हैं जो सारी जिंदगी अपने माँ बाप को मुंह नहीं लगाते। जिसने अपने माँ बाप की खिदमत की हुई है ना जी, वो रजा पूजा होता है, उसमें फ्रस्ट्रेशन नहीं होती। माँ बाप को सारी जिंदगी
मुंह नहीं लगाते। लेके अस्पताल जब वो अटैक टूक होता है लेके जाते हैं, अपना कामकाज छड़ के वक्त काट के बड़ा एहसान करते लेके जाते हैं। यार सब ने मरना है, सब ने मरना है। ये 36 दफा डॉक्टर कह चुके हैं कि अगर हम मौत बचाने वाले हों तो हम सबसे पहले अपने माँ बाप को बचाएं। बचाने वाला वही है, बचाने वाला वही है। ये सिर्फ कोशिश करते हैं जो इंसान को नजर आती है और वो अपने मगर कोशिश करते हैं बेचारे। मगर फ्रस्ट्रेशन इस कदर है, इस कदर है कि हर दूसरे दिन ये वाकया पेश आता है। और कितनी शर्मनाक बात है, किस तरफ को हम चल पड़े हुए हैं यार। डॉक्टर दी लाती टूट गई है, क्या हो रहा है यहाँ पे? खुदा के वास्ते जाने दें। ये आप 2 दिहाइयां पीछे जाएं, सबसे पहले मुंह से ये बात निकलती कि जो अल्लाह पाक को मंजूर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका मतलब ही सीख ले यार, खुदा के वास्ते उसी की बनाई हुई चीजें हैं, हर चीज उसी की तरफ लौटना है। जाने दें। इस कदर ईमान से दुख होता है ये अपने माशरे की ये तस्वीर देख के। जैसे ये अभी बात हो रही है बच्चों को मारने पीटने की, और आगे से ये कहने की कि मैंने भी ऐसे ही पढ़ा है। और यार जान दो खुदा के लिए। नहीं, इन ये जो कहते हैं ना कि जी मैंने भी ऐसे ही पढ़ना है और आपने भी अगर पढ़ना है, बच्चे को पढ़ाना है तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। इन लोगों को थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि वो सिर्फ माशरे के मुजरिम नहीं है, वो अल्लाह के और अल्लाह के दीन के भी दुश्मन है। क्यों? इसलिए जैसे मैंने शुरू में बताया कि लोग फिर हिफ्स पर उंगलियां उठाना शुरू हो गए। अगर कोई बच्चा या माशरा इससे बिदक जाता है कि नहीं जी हिफ्स नहीं करवाना जी, तशद्दुद का बहुत खौफनाक मनाजर हम देख चुके हैं, हमने हिफ्स में नहीं बच्चे को डालना, तो इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होगी? वो जो मारपीट कर रहा है उसका गुनाह उसके साथ जाएगा, जिसने पूरे माशरे को ये तस्वीर दिखाई है दीन की। फिर लोग ये कहना शुरू हो गए कि जी जब हिफ्स शुरू में था तो वो जंग में सहाबा कराम जो हुफाज थे वो शहीद कर दिए गए थे, अब तो हिफ्स की इतनी जरूरत ही नहीं रही। इस तरह की लग़्व और बेमानी किस्म की बातें बंदा उनसे भी पूछे जो दूसरी इंतहा पर जाके बात करते हैं कि कह रहे हैं कि जी आजकल तो ये कंप्यूटर है, सीडीज है, फलां है, इसमें कुरान महफूज है और कुरान के तहफ़्फ़ुज़ का तो अल्लाह ने वादा किया, तो फिर कुरान के तहफ़्फ़ुज़ का तो अल्लाह ने वादा, फिर सब कुछ ही छोड़ दें, फिर कुरान प्रिंट करना भी नौज़ुबिल्लाह छोड़ दें। मतलब ये कि और फिर ये जिस कंप्यूटर पे हम फख्र करते फिरते हैं, कल को पूरी दुनिया में, मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में कोई ऐसा वायरस, डेडली किस्म का वायरस आ जाता है जो दुनिया भर के कंप्यूटर्स को जैम कर देता है, तो नौज़ुबिल्लाह कुरान भी जैम कर देंगे आप अपना। कुरान को सीनों में महफूज करना, सिर्फ कुरान को इसलिए नहीं आप हिफ्ज करते कि आपने हुफाज की तादाद बढ़ानी है, यह कुरान के साथ हमारी मोहब्बत का सबूत है। हम और दूसरी बात यह, फिर ये भी कहना शुरू हो गए लोग कि जी बच्चे पे ज़हनी दबाव पड़ जाता है। यकीनन जब छोटी उम्र में बच्चा हिफ्ज करना शुरू करता है तो उस पर एक दबाव महसूस होता है, जो अब धीरे धीरे जैसे आप फरमा रहे हैं कि अब जो नए मदारिस आ रहे हैं, नई एकेडमीज आ रही हैं, वो इस बात का भी ख्याल रखती हैं। लेकिन मैं साथ ही ये भी कहूंगा कि मैंने ऐसे बेशुमार बच्चे देखे हैं, सैकड़ों हजारों की तादाद में जो हिफ्ज करते हैं। हाँ, हिफ्ज करते हैं, हिफ्ज के बाद वो आके 6ठी या 7वीं में स्कूल में दाखिला लेते हैं, 2 साल पहले मैट्रिक का एग्जाम दे देते हैं और टॉप पोजीशन। मतलब रावलपिंडी में ये वाकया पेश आया कि बच्चे को उल्टा लटका के मारा गया। उसी रावलपिंडी में एक हाफिज़े कुरान ने इस बार ताज़ा जो रिजल्ट आया मैट्रिक का, उसमें आर्ट्स में दूसरी पोजीशन हासिल की है मदरसे के तालिब इल्म ने। ये भी तो है ना। नहीं, क्या बात है। हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स आप देखते हैं जिनसे आप पूछते हैं तो वो बताते हैं कि जी हमने हिफ्ज के बाद 7वीं या 8वीं क्लास से स्कूल ज्वाइन किया था और 1 या 2 साल पहले मैट्रिक किया और शानदार नताइज हासिल किए। इंसान का ज़हन इतना खुल जाता है। जी यार, जिसने हमारे स्कूल लाइफ में जो हाफिज थे हमारे साथ, हमारे क्लास फेलोज, वो बड़ी बड़ी कामयाबियां उन्होंने हासिल की हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बने हैं। वाकई हिफ्ज जो है वो तो बच्चे का ज़हन खोल देता है, काबिल बना देता है। और ये वाकई बड़ी पते की बात है कि इस तरह की सिचुएशन पैदा मत करें कि लोग हिफ्ज से दौड़ना शुरू कर दें। जिस तरह ये जब भी ये वाकयात ज़हन में आते हैं ना जी ये अस्पतालों के, तो बाखुदा मैं ये डरता हूँ कि लोग तो
पहले ही बाहर को दौड़ रहे हैं डॉक्टर, कोई इधर रहता ही नहीं है। और ਜਿਹੜੇ 4 ਰਹਿਣ ਡਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿस्तान ਚ ਰਹਿ ਕੇ। अच्छा भाई, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜ ਜਾਣਾ चाहिए। अच्छा, सिर्फ बच्चों पर तशद्दुद ही एक मामला नहीं है इन मदारस के हवाले से। मैं खुदा न खास्ता मैं कहता हूँ इन मदारस की बेपनाह कंट्रीब्यूशंस है। और तो और छोड़ो तालीम को या दीनी तालीम को भी एक तरफ रखो, मैं ये कहता हूँ कि न जाने कितने हज़ारों लाखों बच्चों का पेट भरने में ये मदारस कितना अहम रोल प्ले कर रहे हैं। ये बच्चे घरों में बेचारे भूखे मर जाएं, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि जब वो बच्चे मदारस में आ जाते हैं तो उनको माशरे का एक फ़ाल रुकन बनाने के लिए अगर दूसरी तालीम, दुनियावी तालीम भी दी जाए, बल्कि कल जो तुम जिक्र कर रहे थे टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन का आगाज ही अगर आप स्कूलों से करना चाहते हैं तो स्कूलों से पहले मदारस से करें। उन बच्चों को माशरे, और कैसे ज़बरदस्त होंगे कि दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं, साथ हुनर सीख रहे हैं। अच्छा, एक और मामला बहुत खौफनाक अंदाज में सामने आ रहा है कि ये आमतौर पे बहुत देखा गया है कि मदारस जो है अपने बच्चों को घरों को रवाना नहीं होने देते छुट्टियां गुजारने के लिए, छुट्टी नहीं देते। अब वो कहते हैं कि जी अगर हम छुट्टी दे देते हैं तो ये वापस नहीं आते। वापस क्यों नहीं आते? इसका मतलब है कि आप उन पर तशद्दुद माहौल ठीक नहीं है, किसी न किसी अंदाज में अब्यूजिव माहौल है वहां पे आपका, इसलिए बच्चे वापस नहीं आते, नहीं आना चाहते। जी उनसे बच्चों से कई मदरसों में तो इस कदर अजीबो गरीब काम करवाते हैं, वहां सफाइयां करवा रहे होते हैं, अपने घरों की सफाइयां करवा रहे होते हैं, उनको मुख्तलिफ जगहों पे ले जाते हैं काम कराने के लिए, फिर ये मुख्तलिफ घरों में ले जाते हैं, सियासी जलसों में ले जाते हैं मदारस के बच्चों को। हाँ जी, घरों में ले जाते हैं जी, वहां पे कुरान की फातिहा खानी है, कुरान खानी है, चलो उधर। वहां पे जाके वो जो लोग होते हैं, बड़े कम लोग हैं जो उधर इज्जत प्यार उनके साथ कर रहे होते हैं। आप उनको अगर एक स्टेटस दें, एक अच्छा स्टेटस दें बच्चों को, जिस तरह दूसरे अच्छे स्कूलों में दिया जाता है, ऐसे ऐसे स्कूल हैं जहां से बच्चा छुट्टी करे तो रोना शुरू हो जाता है। बच्चे को वालिदैन छुट्टी करवाएं तो बच्चा लड़ता है कि नहीं मैंने स्कूल जाना है, इसलिए कि वहां पे जो टीचर हैं वो आईजी टाइप होते हैं। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज काफ़ी दिन बाद हमारे शो में तशरीफ़ लाए हैं इस मुल्क के मारूफ ड्रेस डिज़ाइनर जनाब ZVS, और आज नई बात यह कि हमने उनके साथ दावत दी है एक उभरते हुए नए ड्रेस डिज़ाइनर SM फेटी को। जी जूनियर, अगर तुमने अपने शो में मेरे साथ इस तरह अनजस्टिस बिहेव करना होता है ना तो मुझे ना बुलाया करो। ये कहां से आ गया उभरता हुआ डिजाइनर, एडा सातरफ्ती डिजाइनर, हर होंगे बोंगे बाल्टी डोंगे की तारीफ शुरू कर देते हो। जलता है मुझसे, वजह मेरे नाम के डंके बज रहे हैं मीडिया पर। चलता किस बात का? एडा तुम महातीर दा मुंडा, डंके बज रहे हैं पेंडू लोग। ZVS क्यों गुस्सा कर रहे हो? हर तरफ फैटी फैटी तो हो रही है। तै कौन है पुरानी सोई? फैटी इस वक्त ZVS को टफ टाइम दे रहा है। दफा फैटी, आईडी कार्ड निकलवा के देखो, उसके ऊपर मुनीर मांझ लिखा हुआ है, शनाख्ती इलामत कान के पीछे तदरी का निशान, और फैटी। वैसे माफ करना, फैटी सस्ता भी बहुत है और स्टिचिंग भी बहुत अच्छी है। तुसी फैटी को लो तंबू सुआए ने। ZVS, यहाँ तक बू आ रही है जेलसी की। मैंने किस लिए जेलस होना है? माय फुट। इतनी को तो तमीज है, अपनी बुटीक में वाटर डिस्पेंसर की जगह गड़ा रखा हुआ है। यार वो तो अपने बिजनेस को कल्चरल टच देना चाहता है, इस वजह से किया हुआ है। तो बुटीक तो फिर सूट काट के अंदर मज्जा भी बांध लवे। नहीं, वैसे फैटी का नाम तो है। अरे ना तो तेरा भी बड़ा ब्रांड लारा। पेरिस से मुझे फोन किया है मेरे कजन ने कि फैटी से मुझे पेंट कोट बनवा के दो। क्यों जी? पेरिस के डिजाइनर हज पे चले गए हैं। ये पेरिस के किसी दानिश्वर का कॉल है, आज जमी की दड़ी ते कल होया भैया। सारी मेरी नकल कर रहा है, मेरी डिजाइन चोरी करके 50% सेल पे बेच रहा है, मेरा जूठा खान दे। ये बहुत सीरियस एलिगेशन है फैटी साहब। सिर्फ जेलसी, जैसे पुरानी हीरोइन नई आने वाली हीरोइन से जेलस होती थी, इसी तरह ZVS फैटी से
मुझसे जेलस हो रहा है। मैंने किस लिए जेलस होना है, जेलस और वो भी तुमसे। ये 2 साल पहले तक तो मोटियां तो कोट पा के सड़क पे बेचता हुंदा सी। 2 साल पहले क्या करता था इसका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आज बहरहाल फैटी की शोहरत जो है वो चारों तरफ फैल चुकी है। बिल्कुल, बिल्कुल। बल्कि मैंने तो सुना है कि ये इमरान खान साहब जो अमेरिका में शलवार कमीज पहन के गए थे हाँ नेवी जी। ब्लू कलर की, वो भी फैटी ने डिजाइन की थी। अच्छा वाह। इसने हाँ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਨ ਦੀ। इमरान ने इसका सूट पहना था। देन बट ट्रम्प को पूछो ना उन्हें कितना पाया सी। उसने किसका पहना था? मैनू की पता होवे। मैं किसी को नहीं देखता, मुझे अपने काम से गर्ज होती है। मैं अल्लाह के फजल से हर वेदर हर सीजन के मुताबिक डिजाइन करता हूँ। अभी मैंने बारिश में फिरने वाली बरसाती बनाई है, ऐसी डिजाइन की है कि सब हैरान हो गए हैं। तो क्या उसमें खास बात क्या है? बारिश हो रही हो तो सीधी पालो, धुप निकले तो पुठी कर लो। ये क्या बात हुई? हाँ तो होर की पुठी सीधी का ही चक्कर हुंदा, और डिजाइन हुंदा की है। जीवीएस मेरे साइज की भी मिल जाएगी। की तरपाल बरसाती ऑर्डर पे बन सकती है। देख लो जीबीएस ਇਹਦੀ ਬਰਸਾਤੀ ਨੂੰ ਜੇਬਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਪਲਾ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਜ਼ਰਦਾ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਬਿੱਦ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ। ਇੱਕ ਜੇਬ ਫਰੰਟ ਤੇ ਵੀ ਲਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਠੀ ਲਾ ਦੇਵੇ ਫੇਰ। ਉਹ ਭਾਈ 2-4 ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ। जुनेद यही फर्क है जीवीएस और फैटी में, मेरा हर डिजाइन लॉजिकल होता है। अच्छा, ये लॉजिक तो जेवीएस के पास भी अपने हर डिजाइन की होती है। पैंट काट के निकर बना देता है, उसकी भी लॉजिक हमें बता देता है। अगर इतने साल से हमारा दोस्त है, जानते हैं इसको हम। दोस्त है इसीलिए लाके आपने बराबर में एक पागल बिठा दिया। अपनी हद में रह के बात करो। हाथ में रह के बात करता हूँ। बंदे अगर रमी मैं कुसून भी मार देना हूं नवा। ओके गो हेड, मेरे हाथ भी कोई मट्टी के बने हुए नहीं है। जो नहीं इससे खुद ही बात करो। नहीं नहीं, अब तुम ही करो। मैं किस लिए करूं, मेरा तो वाकफ भी नहीं। अभी तुम उसको मुक्के दिखा रहे थे। तो मैनू की पता सी अगो सीधा ही हो जाएगा। जुनेद सर, बात इतनी है कि लोग असल में पुराने लोगों से फेडअप हो चुके हैं। लोग अब फ्रेश डिजाइनर चाहते हैं। असल में तुम अपना मुंह तोड़वाना चाहते हो। आप इधर आके बैठे हैं, आपका शो खराब हो जाएगा बस। आप उधर चले जाए। नहीं नहीं, होने दो, बात तो करो ना उनसे। नहीं रहने दें बस। यार अपनी जगह पे बैठो ना। नहीं रहने दो, मुंह तो ही लालू खेत दा लगता है। वाकई हल्का हल्का लगता है जी। आजकल बना क्या रहे हैं वैसे आप? फिलहाल तो मैं ईद के ऑर्डर बना रहा हूँ, और ईद के बाद इंशाल्लाह अपना 2 कनाल का बंगला बना रहा हूँ। 2 कनाल का बंगला। पहले अपने सामने बुटीक का थड़ा तो बनवा लो। बेचारी मिसेस खाजा उधर से गिर के अपने दांत तुड़वा चुकी। रोंदा बुटीक नु, बुटीक के कुर्बानी वाला बकरा बने। बकरा तेरे नालों वड्डा। वैसे माफ करना, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਖੈਰ ਨਾ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੋਕਰੇ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਵੇਚਿਆ ਕਰੋ। ओह, कितना फैसिनेटिंग है ये। मिट्टी दे घुग्गू घोड़े। हां बेचिया कर, शक्ल भी तेरी मिट्टी दे घुग्गू वर्गी। अच्छा जीवीएस, सीरियसली बताओ कि तुम फैटी को वाकई अपने लिए चैलेंज समझ रहे हो? जो नहीं, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, मैंने कभी बड़ा बोल नहीं बोला। एक दफा बोला था, मेरे आगे आ गया था। अब बात खुल ही गई है ना, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरी दुकान पे ये काम करता था। रियली? मुझे इस कमीने का नहीं था पता कि मेरे अड्डे पे बैठ के ये मेरे गाहक तोड़ रहा है। इसको पूछो, पूछो इसको। जब इसने अपनी बुटीक बनाई है, इसने अभी तक मेरे 2 कस्टमर तोड़े हैं। इसको पूछो, इसने मेरा डिजाइन दिखा के नहीं उनको इम्प्रेस किया। पूछो इसको। वाकई? तो और क्या, मुझे क्या पता था मैं सांप पाल रहा हूँ, वो भी मदरा। ओए होए, अल्लाह माफ करे, मदर सांप ते जहर भी बहुत ज्यादा होता है। इसमें भी कोई कम नहीं है।
जुनेद सर, मैंने हमेशा इस शख्स की रिस्पेक्ट की है, लेकिन ये पाबंदी तो नहीं ना कि मैं अपना अलहदा बिजनेस नहीं कर सकता। ये बात तो ठीक है। नहीं तो करे मरे, मैं कौन सा इसकी मिन्नतें कर रहा हूँ। इसको कहो बस मेरे वो दोनों क्लाइंट वापस कर। और यार अल्लाह तुम्हें और क्लाइंट दे देगा, क्या हो गया? जूनी तुम्हें नहीं ना पता, मेरे बुटीक का आधा खर्चा सिर्फ शैला के बिल से निकल आता था। जितने मैंने मुंह से निकाले उसने आंखें बंद करके मुझे दे दिए। जिन्हें मुंह जो कर दे देंदी सी, सूटा दे पैसे देंदी सी, खराब देंदी सी। इसकी वजह से शैला बेचारी का शौहर आज नैब वालों के पास। तो दुआएं भी तो सिर्फ उसके लिए मैं ही मांग रहा हूँ ना। ऐसे ना इन डिजाइनर्स के जो बामी झगड़े हैं ना 90% इसी वजह से कि उसका क्लाइंट ये ले गया, इसका क्लाइंट वो ले गया। बस करो यार, ये लड़ाई नहीं है, ये कंपटीशन है। कंपटीशन है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा यार, हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी आदतें होती हैं, खास तौर पे बच्चों में और बड़ों में भी, जिसके मुतल्लक हम कहते हैं कि ये बहुत बुरी आदत है। ये देखो बच्चे को क्या भैड़ी आदत पड़ गई है, या बड़े को भी कहते हैं कि ये आपको क्या बुरी आदत है। अच्छा, साइंस की तहकीक जो है वो ये कहती है कई आदतों के मुतल्लिक ये तो बड़ी फायदेमंद है। बुरी आदत। हाँ, वो बुरी आदत जिसे हम सारी जिंदगी बुरी आदत समझते हैं, उसका इंसान को बड़ा फायदा होता है। जी 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 जी। मसलन सबसे पहले ही मैं आपको एक बात बताऊं कि अक्सर बच्चे अंगूठा चूसते हैं, हाथ का या पाँव का। पाँव का अंगूठा भी चूस लेते हैं कई अजीब टाइप बच्चे, जिनमें जरा फ्लेक्सिबिलिटी होती है और शुरू से जो जिम्नास्टिक से मुतासर होते हैं, वो अपने पैर का अंगूठा भी पकड़ के तो चूस लेते हैं। तो वालिदैन और देखने वाले बहन भाई दूसरे कहते हैं कि अंगूठा चूसता है, छोड़ो खबर। जबकि न्यूजीलैंड की एक यूनिवर्सिटी, ओटागो यूनिवर्सिटी जो है, उसकी तहकीक एक ये कहती है कि ये जो अंगूठा चूसना है, ये आहिस्ता आहिस्ता बच्चे में, इंसान में कुव्वत मदाफत यानी दफाई निजाम जो उसका होता है, उसको ताकत देती है। अरे वाह। किस तरह कि बच्चा शुरू से ही मुख्तलिफ जरासीम उसके अंदर जाते हैं और वो फिर उससे उसका दफा करने की उसको बच्चे को बचपन से ही आदत पड़ जाती है और वो आहिस्ता 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 उसकी कुव्वत मुदाफत जो है वो बड़ी मजबूत हो जाती है। और खास तौर पे ये जो एलर्जी है ना जी, अक्सर एलर्जी हो जाती है, ये एलर्जी से लड़ने की जो एक कुव्वत है ना जी, वो जो बच्चे अंगूठा चूसते हैं उनमें बहुत ज्यादा होती है। और वो बच्चे कदरे दूसरों से सेहतमंद होते हैं। इससे आप ये ना कहीं अंदाजा लगा लेना कि गोगा अपने छड़ के नाल दे भैणा भरावां दे भी अंगूठे चूसदा रहा। अच्छा, इसका ये मतलब ही नहीं कि बच्चे का अंगूठा पकड़ के खुद उसके मुंह में दे दे। ये अल्लाह ताला का एक निजाम है, ये अल्लाह पाक का एक निजाम है कि अल्लाह पाक कई दफा आपको वहां से बचा देता है जहां आप अपने आप को खतरा फील कर रहे हो। जी जी। तो ये अल्लाह पाक का नियाम है। इसी तरह आप एक और आदत देखते हैं कि ये जो चिंगम चबाई जाती है, खास तौर पे बच्चा मुंह में चिंगम डाले तो माएं फटाफट कह देती है निकालो मुंह से, खबरदार निकल ना लेना कहीं, तुम्हारे मैदे के साथ जाके चिपक जाएगी। और इसको नहीं अच्छा समझा जाता बच्चों में, तो खास तौर पे ये चिंगम चबाना अब तो वैसे बड़ों में फैशन बन गया हुआ है। जबकि साइंस की तहकीक ये कहती है कि ये सोचने में यकसुई पैदा करती है, चिंगम चबाने की आदत, और दूसरा ये स्ट्रेस को खत्म करती है। ये मुझे थोड़ा सा इसलिए भी फील हुआ कि हमने अक्सर ये देखा है कि जहाँ पे कहीं स्ट्रेस फील कर रहे हो ना लोग, वहां पे फटाफट चिंगम रख लेते हैं मुंह में, इसलिए कि यार चलो आरे लगे रहेंगे तो बड़ा अपने आप में कॉन्फिडेंस शो करने के लिए चिंगम चबा रहे हो। मगर इसका ये फायदा है, ये सोचने में यकसुई पैदा करती है और ये स्ट्रेस कम करता है। और सबसे अहम ये कि ये मुंह की बड़ी अच्छी वर्जिश समझी जाती है। हाँ जी हाँ जी, ये जो मेरा मुंह बड़ा हुआ है ना, मैं तो इतनी बड़ी चिंग में चबाता रहा। सोच में भी इजाफा करती है, सोचने में यकसुई पैदा करती है। यकसुई और चीज है, यकसुई इजाफा और चीज। आप पूरे निशाने पे सोच रहे होते हैं। अच्छा, इसीलिए क्रिकेटर सारे मुंह हिलाते नजर आते हैं। हाँ जी, वो चिंगम ही चबा रहे होते हैं और कोई स्टेडियम चो मिट्टी नहीं खाते।
अच्छा एक और जो ऊंचा म्यूजिक सुनने की आदत है वो भी हम बुरी समझते हैं कि जैसे यार इन्होंने की रौला पाया है। मगर गोरा जो है, गोरा चूंकि म्यूजिक का दिल दादा हुआ है, आई डोंट लाइक म्यूजिक मैं सिवाय मेहदी साहब के और नुसरत फतेह अली खान साहब। मगर बहुत ऊंची आवाज में म्यूजिक या गाने लगा के जो सुनने की आदत है वो हमारे यहाँ बुरी समझी जाती है। जबकि गोरा जो है वो ये कहते हैं कि भाई जी ये जो ऊंचा म्यूजिक है ना ये भी आपके दिमाग का दबाव कम करता है और दूसरा आपके दिमाग को तवाना करता है। ये गोरा कहता है। हाँ गोरा कहता है, गोरा भाई जी कहता है, कितना अजीब लगता है। हाँ जी, हाँ जी। जेड़ा आप नहीं भाई जी वो दूजे नु कह रहे हो तो कितना बुरा लगता। नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल। और आज की पते की बात ये कि जिसको इज्जत दें उसको साथ 2 हाजमे की गोलियां भी दें। तो इज्जत बहुत कम लोगों का हजम होती है। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।